बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंग्लो सैक्सन एज को। एंग्लो सैक्सन एज में कुछ बहुत ज़्यादा पूछा तो नहीं जाता एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फिर भी इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे ताकि कोई भी चीज़ आए तो हमें कोई मसला ना रहे। सबसे पहले इसका हम पॉलिटिकल बैकग्राउंड देखेंगे, उस वक्त का जो माशरा था वो सब कुछ देखेंगे। उसके बाद हम इसमें लिटरेरी चीज़ें देखेंगे। तो इंग्लैंड के इलाके में, मौजूदा इंग्लैंड में पहले सेल्टिक और आइबेरियन ट्राइब्स थे। जो सेल्टिक थे वो वहीं के रिहायशी थे, उनको ब्रिटेन भी कहा जाता है और गेल्स भी उनके लिए लफ्ज़ यूज़ किया जाता है। जो आइबेरियन थे ये स्पेन से आए थे, तो ये वहाँ पे ट्राइब्स की फॉर्म में रह रहे थे। जूलियस सीज़र ने 55 बीसी में अटैक किया इन ट्राइब्स पे, उस सारे इलाके को कनकर किया और फिर वहाँ पे रोमन्स आ गए जूलियस सीज़र्स के साथ। यानी वहाँ पे 55 बीसी से 407 तक रोमन्स ने वहाँ पे हुकूमत की। तो उस दौर में पिक्ट्स थे, जो पिक्ट्स ये स्कॉटिश थे, ट्राइब्स थे, जंगजू थे, बहादुर कबीले थे, ये इन पर अक्सर अटैक करते रहा करते थे। तो पिक्ट्स के अटैक से उन्होंने बचने के लिए एक वाल था मीर की, जिसका नाम हेड्रियंस वाल था। रोमन जो थे वो लैटिन थे, बेसिकली लैटिन ज़ुबान बोला करते थे, और जो बाइबल थी उस वक्त वो भी लैटिन में ही थी, ओरिजिनल भी बाइबल लैटिन में ही थी। तो इसलिए भी लैटिन ज़ुबान को सुपरमेसी दी जाती थी। बाद में रोमन के अपने इलाकों पर, रोम में विसिगोथ नाम के जर्मैनिक कबीले थे जिन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया। तो इस वजह से रोमन जो थे उनकी यहाँ पर इंग्लैंड में हुकूमत जो है वो कमज़ोर होने लगी और उनको छोड़कर जाना पड़ा। उनके ज़माने में पिक्ट्स और स्कॉट्स अटैक करते रहते थे और उनके बाद भी इन्होंने अटैक करने शुरू किए। तो जो पीछे कबीले थे, सेल्टिक और आइबेरियंस कबीले, वो इतने मजबूत नहीं थे कि वो इनके हमलों को रोक सकें। तो इस वजह से उन्होंने हेल्प के तौर पर एंगल्स, सेक्सन्स, जूट्स और फ्रीजियंस कबीलों को बुलाया ताकि वो इनकी हेल्प कर सकें, इनको बचा सकें। ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा था। ये एंगल्स और सेक्सन्स वगैरह जब उनका रोमन्स थे, उनकी आर्मी में भी ये लोग एज ए हेल्पर आते रहते करते थे, अपनी तनख्वाह लेते थे और वापस चले जाते थे हेल्प करने की। तो अब भी इन्होंने बुलाया, लेकिन अब की दफ़ा ये ना हुआ कि ये एंगल्स और सेक्शंस जो थे इन्होंने ना सिर्फ हेल्प की बल्कि बाकायदा वहाँ पे रहना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जो पुराने कबीले थे, सेल्टिक कबीले, उनको वहाँ से जाना पड़ा, उनको वहाँ से निकाल दिया गया। वो निकल कर आयरलैंड, वेल्स और कॉर्नवाल्स वगैरह में चले गए। जो कॉर्नवाल में गए वो कोरिश कहलाए, जो वेल्स में गए वो वेलिश और आयरलैंड वाले आयरिश कहलवाए। तो अब एंगल्स और सेक्शंस जो थे ये ज़्यादा अरसे तक यहाँ रहे, तकरीबन 600 साल तक इन्होंने यहाँ पे हुकूमत की। 407 में ही आए थे, 1066 तक ये रहे। जो बाकी दोनों कबीले थे, जूट्स और फ्रीजियंस, वो ज़्यादा अरसा तक टिक ना सके। और ये कबीले जो चारों आए थे ये नॉर्दर्न जर्मनी से आए थे। नॉर्दर्न जर्मनी मौजूदा वाला नहीं होगा, ये उस ज़माने का जर्मनी था जो बड़ा था काफ़ी। मींस के मौजूदा अगर देखा जाए तो ये साउथ ईस्ट ऑफ रशिया बनेगा अकॉर्डिंग टू द बीड एग्लेसियास्टिकल हिस्ट्री। अच्छा, 407 में ये आए, तकरीबन सेटल होते होते यकदम तो ये सेटल भी नहीं हो गए होंगे, लड़ाइयाँ हुई काफ़ी सारी, इनकी आपस में भी लड़ाइयाँ होती रही। जो सेल्टिक कबाइल थे उन्होंने भी काफ़ी दिफा किया। तो 450 तक तो इनको सेटल होने में टाइम लग गया। तकरीबन 670 तक ये बाकायदा रूलर बन चुके थे। 650 में जो था, इनके इलाके जो इन्होंने आपस में डिवाइड कर लिए थे, उनके नाम कुछ यूँ थे: एसेक्स, सुसेक्स, वेसेक्स, ईस्ट एंग्लिया, मिडल एंग्लिया, मर्सिया, नॉर्दुम्बिया और कैंट। ये 7-8 इलाके थे जो उन्होंने डिवाइड कर रखा था इस पूरे इंग्लैंड को। और ये एंगल्स की वजह से ही इसको इंग्लैंड कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि जो सेल्टिक ट्राइब थे जिनको ब्रिटेनियन मैंने आपको नाम बताया, वो भी उनकी वजह से भी इसको ब्रिटेन कहा जाता होता है। अब ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज कैसे वजूद में आई? एंगल्स और सेक्सन जो थे ये जर्मैनिक लैंग्वेज बोला करते थे। जर्मैनिक का भी लो डायलैक्ट था इनका, प्रॉपर जर्मैनिक ये नहीं बोला करते थे। उसके बाद ये जो डिफरेंट एरिया एस्टेब्लिश्ड हो गए, एसेक्स, वेसेक्स, सुसेक्स वगैरह वाले, तो इनमें डिफरेंट तरह के डायलैक्ट बोले जाते थे। और वाइकिंग ने 8th, 9th एंड 10th सेंचुरी में इन पर बहुत ज़्यादा अटैक किए। वाइकिंग का भी जो डायलैक्ट था वो जर्मैनिक ही था, उसको ओल्ड नॉर्स डायलैक्ट कहा जाता है। तो इन सारे डायलैक्ट्स के मिलने से जो ज़ुबान वजूद में आई वो ओल्ड इंग्लिश कहलवाई। इनमें इस एज को, सारी एज को डार्क एज भी कहा जाता है। और इसमें किंग आर्थर नाम का एक पर्सनैलिटी मशहूर हुई। किंग आर्थर जो थे ये 5th और 6th सेंचुरी में, इन्होंने कहा जाता है कि ये रहे 5th और 6th सेंचुरी कबल मसीह, बिफोर क्राइस्ट।
इन्होंने एंग्लो सैक्सन जब उस वक़्त इन्वेड किया करते थे तो डिफेंड किया। जियोफ्री ऑफ मॉनमouth था 1130s के करीब, तो इसने इनका लिटरेरी परसोना बनाया। इसके अलावा ये हमें इनका कहीं ज़िक्र नहीं मिलता एंग्लो सैक्सन्स क्रॉनिकल्स में, ना ही हमें बीड्स एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल में इसका कोई ज़िक्र मिलता है। तो ये काफ़ी लिटरेचर में यूज़ किए जाते रहे। इनका नाम किंग आर्थर का मिलता है। हाफ फिक्शनल हीरो या फॉरगॉटन डीटी के तौर पे भी हम इन्हें ले सकते हैं। इनका मिडेवल जो स्टोरीज़ हैं उनमें इनका नाम काफ़ी मिलता है। इसके अलावा किंग अल्फ्रेड द ग्रेट की तरफ चलते हैं तो वो 849 में पैदा हुए, 899 में उनकी डेथ हुई। 871 से 899 तक वो किंग रहे। वो वेसेक्स के किंग थे। जो अच्छा इन जो सब इलाकों में जो मजबूत सबसे एरिया था, जितने मैंने टेरिटरीज़ बताई ये 7-8 650 तक जो इस्टेब्लिश हो चुकी थी, इनमें सबसे ज़्यादा वेसेक्स मजबूत था। वेसेक्स के अलावा ये 650 तक की बात है, लेकिन 9th सेंचुरी आते आते जो इनमें से 4 इलाके बच गए थे जिनकी अपने अपने डायलैक्ट मशहूर हुए, वो पहले देख लेते हैं। एंग्लिया, वेसेक्स, मर्सिया और नूरदुम्बिया, ये 4 इलाके थे जो उस वक़्त तक बच गए थे। अच्छा, किंग अल्फ्रेड द ग्रेट जो थे 871 से 899 तक रहे, वो वेसेक्स के किंग थे। वेसेक्स इनमें सबसे पावरफुल इलाका है और वाइकिंग की इन्वेजन को उन्होंने बहुत दफ़ा डिफेंड किया एंग्लो सैक्सन्स को। वाइकिंग की इन्वेजन से फर्स्ट इन्वेजन 1787 में हुई, फिर 1866 में हुई। वाइकिंग ने काफ़ी सारा इलाका फ़तह कर लिया, तो उन्होंने बाकी कबाइल को भी अपने साथ मिलाया। बाकी ये जो 4 इलाकों के कबाइल थे इनको भी मिला के तो उनको डिफेंड किया। इस वजह से इन्हें अल्फ्रेड द ग्रेट कहा जाता है, यही उनके वजह है। बाकी किंग अल्फ्रेड द ग्रेट जो थे ख़ुद को सिर्फ वेसेक्स के किंग नहीं मानते थे, एंग्लो सैक्सन्स के किंग कहते थे ख़ुद को। वो बहुत ज़्यादा एजुकेशन को सपोर्ट भी करते थे, ख़ुद भी बहुत बड़े वो राइटर थे। उन्होंने काफ़ी सारे ट्रांसलेशंस किए हैं। जब हम एंग्लो सैक्सन्स की प्रोज़ पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे उन्होंने ख़ुद क्या क्या किया है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो उस वक़्त का कल्चर था उसमें मॉन्क्स ही पढ़े लिखे हुआ करते थे, बाकी कोई आम लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे। मॉन्क्स ही उस कल्चर और सिविलाइजेशन को प्रेजेंट किया करते थे, वही लिखा करते थे। और उस ज़माने में जो टोटल हमें मैन्युस्क्रिप्ट सर्वाइव्ड मिलते हैं वो 400 हैं, जिनमें से 189 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई ख़ास अहमियत नहीं रखते। अच्छा, अब लिटरेरी वर्क्स की तरफ आते हैं। ये बैकग्राउंड हमने देख लिया। लिटरेरी वर्क में हम देखें तो उनके किस तरह की राइटिंग्स हमें मिलती हैं। उनमें पोएट्री है, सरमन्स हैं, बाइबल्स की ट्रांसलेशन है, हेजियोग्राफी है। हेजियोग्राफी मीन लाइफ ऑफ सेंट्स। लीगल वर्क्स के हमें रिकॉर्ड मिलते हैं काफ़ी सारे। उसके बाद क्रॉनिकल मिलते हैं। क्रॉनिकल्स का भी जो किंग अल्फ्रेड द ग्रेट थे इसने क्रॉनिकल लिखवाना शुरू किया था, जिसके ज़रिए हमें इस सारी हिस्ट्री का पता चलता है। उसके अलावा हमें रिडल्स मिलते हैं। सबसे पहले जो रिकॉर्ड मिलता है इन चीज़ों के बारे में वो बीड की है, एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री, जो उन्होंने तकरीबन 8th सेंचुरी BC में लिखी। उसके बाद अच्छा, ये बीड की जो हिस्ट्री थी ये लैटिन में लिखी गई थी। उसके बाद सबसे हमारे पास इम्पोर्टेंट जो पोएट आते हैं, ओल्डेस्ट, वो कैडमन है। कैडमन की हिम्स 670 में लिखी गई, जो बहुत ज़्यादा मशहूर हुई। अब हम इनकी पोएट्री को देखते हैं। इनकी पोएट्री किस किस्म की थी, तो पोएट्री में हीरोइक पोएट्री है इनकी ज़्यादातर। उसके अलावा मजहबी इनकी नज़में हैं काफ़ी सारी जो इन्होंने लिखी। तकरीबन पोएट्री की हमारे पास 30,000 लाइन्स मिलती हैं जो सर्वाइव कर चुकी। सबसे पहले हम हीरोइक पोएम्स को देखते हैं। हीरोइक पोएम में विडसिथ है, उसके अलावा बियोवुल्फ है, डियर है, DEOR डियर, और वाल्डेयर है। उसके अलावा बैटल ऑफ ब्रननबरा, ये हैं। विडसिथ जो है अर्लीस्ट सर्वाइविंग पोएम मानी जाती है। इनकी ऑटोबायोग्राफी है एक फोक सिंगर की, जर्मैनिक वर्ड के बारे में ये भी है। दूसरी है बियोवुल्फ सबसे इम्पोर्टेंट अगर एंग्लो सैक्सन में देखा जाए तो बियोवुल्फ ही पोएम निकलती है। इसके 301,082 लाइन्स हैं। ये अभी नेशनल एपिक के तौर पर है, इंग्लैंड की नेशनल एपिक अभी बियोवुल्फ है। बियोवुल्फ असल में एक बहादुर की कहानी है जो 2-3 मॉन्स्टरों के साथ लड़ता है और एंड में उसकी डेथ हो जाती है बियोवुल्फ की। उसके अलावा डियर पोएम जो है इसमें 42 लाइन्स हैं। ये एक पोएट की कंप्लेंट्स हैं जो इस वजह से थी कि उसकी जो जगह थी वो उसके राइवल पोएट ने ले ली थी। वाल्डेयर है, ये जर्मैनिक हीरोज़ के बारे में है। उसके अलावा दी बैटल ऑफ ब्रननबरा है, ये पेट्रियोटिक एलिमेंट्स दिखाती है। इसमें काफ़ी सारे पेट्रियोटिक एलिमेंट्स पाए जाते हैं।
एंग्लो सेक्सन्स के क्रॉनिकल में भी इसका जिक्र मिलता है। उसके अलावा एक और पोएम है बैटल ऑफ माल्डन। बैटल ऑफ माल्डन जो है ये इंग्लिश डिफीट को शो करती है और उसके डाइजेस्टर्स के बारे में बताती है। जो उस वक़्त हमें बुक्स मिलती हैं वो 4 हैं मेन, जो उस वक़्त के हमें स्क्रिप्ट मिलते हैं जिन बुक्स में, वो 4 हैं। सबसे पहले जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट, फिर एग्जिटर बुक, फिर वर्सिली बुक और फिर नोवल कोडेक्स। तो सबसे पहली को पकड़ते हैं जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट को। इसको कैडमन मैन्युस्क्रिप्ट भी कहा जाता है। कैडमन जो हमने पढ़ा के पोएट था, इसमें सबसे जो लॉन्गेस्ट पोएम है उसकी 3000 लाइन है और उसका नाम जेनेसिस है। जेनेसिस के 2 पार्ट हैं, जेनेसिस 1 एंड जेनेसिस 2। ये स्टोरी बताती है सैटन के फॉल की और आदम की। दूसरी इसमें नज़म जो यही स्टोरी बताती है उसका नाम एक्सोडस है। फिर हमारे पास डेनियल नाम की एक नज़म है जिसमें बाइबल ही की कहानियों की, बाइबल ही के पैसेजेस की रीवर्डिंग की गई है। फिर हमारे पास क्राइस्ट एंड सैटन है। क्राइस्ट एंड सैटन एक रिलीजियस पोएम है जिसमें काफ़ी सारा साइन वुल्फ का रोल पाया जाता है। फिर हमारे पास बुक आती है एग्जिटर बुक। एग्जिटर बुक जो है इसमें काफ़ी सारी पोएम्स हैं, क्राइस्ट 1, क्राइस्ट 2, क्राइस्ट 3 वगैरह, जिसमें जीसस क्राइस्ट की स्टोरी है। इसके अलावा इसमें 2 और मशहूर नज़में हैं, गुथेक और जूलियाना। ये भी सेंट्स की लाइफ से ही रिलेटेड हैं। फिर हमारे पास वर्सिली बुक आती है। वर्सिली बुक में प्रोज भी है और पोएट्री भी है। सबसे ओल्ड सरमन्स की कलेक्शन जिसका नाम ब्लिकलिंग होमिलीज़ है वो भी वर्सिली बुक में ही है। वर्सिली बुक में ड्रीम ऑफ द रूट नाम की मशहूर नज़म है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोएम है, ओल्डेस्ट सर्वाइविंग इंग्लिश पोएम माना जाता है इसे, जिसमें विजन या किसी ड्रीम के बारे में मेंशन किया गया। इसके अलावा एक और है इलीन नाम की नज़म। ये सेंट हेलेनास की जो है स्टोरी है और जिन्होंने ट्रू क्रॉस को डिस्कवर किया। फिर हमारे पास 2 नज़में और इसमें आ जाती हैं, एलेना एंड फेट ऑफ अपोस्टल्स। ये जो नज़में हैं ये साइन वुल्फ ने लिखी थी और ये इसमें शामिल हैं। साइन वुल्फ ने 2 और भी नज़में लिखी, क्राइस्ट और जूलियाना, जो हमने अभी बुक पढ़ी वर्सिली, इसमें ये शामिल हैं। इसके बाद हम देखेंगे कुछ पर्सनल पोएम। पर्सनल पोएम्स में दी वांडरर। वांडरर एक सॉलिटरी मैन की स्टोरी है जो अपने लॉर्ड की डेथ पर बहुत ज़्यादा अफसोस करता है, नाला आहोजारी करता है। पहले बहुत ज़्यादा वो अपनी लाइफ से खुश होता है, जब उसके लॉर्ड की डेथ हो जाती है तो वो उसकी लिमेंटिंग पे ही ये सारी स्टोरी बेस करती है। उसके अलावा एक नज़म है सीफारर। सीफारर एक ओल्ड सेलर की कहानी है जो अपने समंदर के सफ़रों और उनमें पेश आने वाली मुश्किलात के बारे में बताता है। फिर एक कहानी है रोइन नाम की नज़म है। ये कहानी है रोम की एक सिटी ब्रिटेन की, जिसकी पहले ग्लोरी को डिस्कस की जाता है, फिर उसकी तबाही के मनाजर को पेश किया जाता है। लव पोएम्स में देखें तो द वाइफ्स लेमेंट, द हस्बैंड मैसेज, वुल्फ एंड एडवाइसर नाम की नज़में शामिल हैं। द वाइफ्स लेमेंट स्टोरी है एक वाइफ़ की जो अपने हस्बैंड से सेपरेट हो जाती है और वो केव्स और फॉरेस्ट में जाके रहती है। हस्बैंड मैसेज जो है ये स्टोरी है एक हस्बैंड की हु हैज़ क्रेव्ड a message on the wood to tell his wife who has been separated from her by a feud. वुल्फ एंड एडवाइसर की जो ये स्टोरी है ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ये एक वुमेन की स्टोरी है जो अपने लवर यानी वुल्फ से सेपरेट हो जाती है और उसको ज़बरदस्ती उसकी शादी करवा दी जाती है क्रूअल मैन के साथ जिसका नाम एडवाइसर होता है। इस ज़माने के मशहूर पोएट्स में देखें तो साइन वुल्फ आता है और कैडमन आता है। साइन वुल्फ जो था 8th और 9th सेंचुरी में रहा है। इसके नाम से बहुत सारी नज़में मंसूब की जाती हैं जो इसने नहीं भी लिखी, पोएम्स काफ़ी सारी। फॉर एग्जांपल ड्रीम ऑफ रूट भी काफ़ी अर्से तक इसके नाम से मंसूब की जाती रही, लेकिन बाद में साबित हुआ कि वो उसकी नज़म नहीं थी। इसके अलावा इसने 4 नज़में लिखी हैं जो पहले मैं बता चुका हूँ आपको, जिनमें क्राइस्ट और जूलियाना वर्सिली बुक में शामिल हैं। एलिना एंड दी फेट्स ऑफ द अपोस्टल्स जो हैं ये हमारे पास शामिल हैं एग्जिटर बुक में। इसके अलावा एग्जिटर बुक में 94 रिडल्स भी शामिल हैं। इनकी नहीं है वैसे, 94 रिडल्स भी शामिल हैं एग्जिटर बुक में। दूसरे जो हमारे पोएट हैं कैडमन हैं। कैडमन को फादर ऑफ ओल्ड इंग्लिश भी कहा जाता है, फादर ऑफ ओल्ड इंग्लिश पोइट्री। इनकी फेमस जो पोएम्स हैं उनमें क्राइस्ट की क्रिएशन के बारे में है, रिडम्पशन के बारे में है। इनकी ऑलमोस्ट ऑल पोइट्री जो है ये
ये इसी बारे में है, मज़हब के बारे में। और इसके अलावा फेट ऑफ मैन की मुतल्लक़ इन्होंने काफ़ी कुछ डिस्कस किया। पोइट्री के बाद हम जाते हैं एंग्लो सैक्सन प्रोज़ में। तो एंग्लो सैक्सन प्रोज़ में जो बड़े नाम आते हैं वो किंग अल्फ्रेड द ग्रेट है। किंग अल्फ्रेड द ग्रेट के साथ हमारे साथ बिशप अल्फ्रिक हैं, जिनका नाम बहुत ज़्यादा फेमस है प्रोज़ में। प्रोज़ की जो मिक़दार है वो पोइट्री से बहुत ज़्यादा है। किंग अल्फ्रेड द ग्रेट जो थे ये एजुकेशन के बहुत ज़्यादा सपोर्टर थे। इन्होंने ओल्ड इंग्लिश को प्रमोट किया। इन्होंने स्कूल वगैरह में ये ऐलान करवाया था, वेसेक्स के किंग भी थे, तो इन्होंने ये ऐलान करवाया था कि सबसे पहले जो है वो ओल्ड इंग्लिश सिखाई जाए, अगर बच्चे उस पर अबूर हासिल कर लें तब उनको सिखाया जाए लैटिन लैंग्वेज को। तो इनकी जो फेमस ट्रांसलेशंस वगैरह हैं, इन्होंने ट्रांसलेशन बहुत ज़्यादा की थी लैटिन लैंग्वेज से ओल्ड इंग्लिश में। तो जो इनकी ट्रांसलेशन है वो हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बाय ओरोसियस, ए कंपेनियन पीस ऑफ द अगस्टाइन ऑफ हिप्पोस, द सिटी ऑफ गॉड, द डायलॉग ऑफ द ग्रिगोरी द ग्रेट, ये चीज़ें। इसके अलावा इन्होंने 50 साल्म्स जो हैं उनकी ट्रांसलेशन भी की थी। इसके अलावा इनकी जो ट्रांसलेशन है उनमें ग्रिगोरी द ग्रेट्स द पेस्टरल केयर, ए मैनुअल फॉर प्रीस्ट ऑन हाउ टू कंडक्ट देयर ड्यूटीज़, द कंसोलेशन ऑफ द फिलोसफी बाय बोइथियस, द सोलिलोक्वी ऑफ द सेंट अगस्टाइन, ये इनकी जो फेमस वर्क हैं उनके नाम हैं। इसके बाद हमारे पास अल्फ्रिक आ जाते हैं। ये बिशप थे, कहाँ के थे? ये एनशैम के थे, EYNSHAM। बहुत ज़्यादा प्रोलिफिक राइटर थे ये एंग्लो सैक्सन एज के। इन्होंने सरमन्स को जो है इन्होंने लिखवाया, अपने सरमन्स को उन्होंने लाइव ऑफ सेंट्स पर लिखा। इसके अलावा इनके पेस्टरल लेटर्स हैं, ट्रांसलेशन इन्होंने की 6 बाइबल बुक की। उसके अलावा जो हमारे पास तीसरे बंदे आते हैं, पहला अल्फ्रेड, फिर अल्फ्रिक, और फिर जो आते हैं वो हैं वुल्फस्टन द सेकंड। ये आर्क बिशप ऑफ यॉर्क थे। इनके जो हाईली स्टाइलिस्टिक इनका राइटिंग स्टाइल था, इनमें इनके जो बेस्ट नोन वर्क हैं उनमें सरमो लूपी एड एंग्लोस ये शामिल हैं। इसके अलावा जिसमें इन सरमन्स में इन्होंने जो वजह बताई वाइकिंग के इन्वेजन की, वो ये थी कि जो इंग्लैंड के लोग हैं, जो ब्रिटेन के लोग हैं, उनके गुनाह बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से वाइकिंग ने उन पर हमला किया है। इसके अलावा जो सरमन्स के ओल्डेस्ट कलेक्शन है, जो मैं पहले भी बताया कि ब्लिकलिंग होमिलीज़ के नाम से है, वो वर्सली बुक में सेव है। ये थे मजहबी जो प्रोज़ थे वो वाले थे। मजहबी प्रोज़ के अलावा जो हमें मिलते हैं रिलीजियस हाउस से काफ़ी सारे प्रोज़ मिले हैं, जिनमें हमारे पास लीगल टेक्स्ट आ जाते हैं। उनमें डिफरेंट तरह के रिकॉर्ड्स हैं, डोनेशंस हैं जो नोबिलिटीज़ ने दी, विल्स डिफरेंट तरह की हमारे पास शो होती हैं, डॉक्यूमेंट ऑफ एमेंसिपेशंस हैं। उसके अलावा बुक्स की लिस्ट हैं, काफ़ी सारी कोर्ट केसेस के मतलब डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। ये सारे मजहबी राइटिंग, और इन केसेस के अलावा हमारे पास सेकुलर प्रोज़ भी मिलती हैं। सेकुलर प्रोज़ में जो हमारे पास सबसे बड़ा नाम आता है वो बिर्थफर्ट ऑफ फ्रांसे है। इनकी जो 2 मशहूर किताबें हैं, हैंडबुक एंड मैनुअल। हैंडबुक और मैनुअल में ये रेटरिक को डिस्कस करते हैं, और उसके अलावा मैथमेटिक्स को डिस्कस करते हैं। जो प्रीस्ट अल्फ्रिक थे, इन्होंने भी 2 नॉन साइंटिफिक वर्क लिखे हैं, नियो साइंटिफिक वर्क लिखे हैं जिनमें एक हेक्सामेरोन है और दूसरा इंटेरोगेशंस साइन वुल्फी। ये 2 इनके वर्क हैं जिसमें क्रिएशन की स्टोरीज़ बताई गई हैं। इसके अलावा इन्होंने ग्रामर और ग्लोसरी भी ओल्ड इंग्लिश की लिखी। इसके अलावा हमारे पास जो नोवल कोडेक्स बुक थी, उसमें हमें अलेक्जेंडर के लेटर्स मिलते हैं जो उन्होंने अरिस्टोटल को लिखे। इसके अलावा हमारे पास उसी बुक में नोवल कोडेक्स में यानी हमारे पास रिमार्केबल वर्ड मैप मिलते हैं। फिर हमारे पास कुछ ट्रांसलेशंस हैं, और जो कुछ ट्रांसलेशंस भी हैं और कुछ उस वक़्त की जो उन्होंने चीज़ें दरियाफ़्त की हुई थी मेडिसन से रिलेटेड, हर्ब्स से रिलेटेड, उस पर 2-3 बुक्स हमें मिलती हैं। तो ये था सब उनके प्रोज़ के बारे में। अब ये देख लेते हैं कि इनका जो एंग्लो सैक्सन थे, इनकी इख्तिताम किस तरह हुआ, इनका जो दौर था वो सारा ख़त्म किस तरह हुआ। 600 साल हुकूमत करने के बाद किंग थे एडवर्ड द कन्फेसर। एडवर्ड द कन्फेसर का कोई अपनी औलाद नहीं थी,
तो इस वजह से फ्रेंच के जो विलियम थे उनको उन्होंने अपना नॉमिनेट अपना जो है सक्सेसर ठहराया, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि हैरोल्ड गॉडविंसन बनेगा। जैसे ही एडवर्ड द कन्फेसर की डेथ हुई, हैरोल्ड द गॉडविंसन को, इसे हैरोल्ड सेकंड भी कहा जाता है, इसकी बादशाहत कायम हो गई, ये सक्सेसर बन गया। इसने डिफेंड करने की ट्राई की लेकिन ये नाकाम रहा। पहले इसकी वाइकिंग्स वगैरह भी उस वक्त इन्वेजन कर रहे थे, उनको भी रोका। 1066 में इसकी बैटल हुई, स्टैमफर्ड नाम बैटल है, ये नॉर्वेजियन आर्मी के ख़िलाफ़ थी, बैटल ऑफ स्टैमफर्ड। इसमें इसने पूरी जान लड़ा के लड़ी और ये बैटल ये जीत गया नॉर्वेजियन आर्मी के ख़िलाफ़। लेकिन इसको अभी टाइम ही नहीं गुजरा था, 3 वीक्स गुजरे थे कि विलियम जो है नॉर्मैंडे का, फ्रांस का, वो अपने 7000 बंदे लेकर, 700 जहाज़ों पर 7000 बंदे लेकर उसने हमला कर दिया और उसने हैरोल्ड गॉडविंसन को भी की बादशाहत को ख़त्म कर दिया और अपने साथ वो फ्रेंच ट्रेडिशंस और फ्रेंच कल्चर वगैरह लाया। तो इस तरह जो ओल्ड इंग्लिश पोइट्री है वो ख़त्म हो जाती है, यहाँ से एंग्लो नॉर्मन एज स्टार्ट होती है। मैं थोड़ा सा रिव्यू करता चलूँ जो हमने इसमें पढ़ा है, उसमें बेसिकली 4 जो मेजर पोएट्री की और प्रोज की बुक्स हैं, जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट, एग्जिटर बुक है, वर्सिली बुक है और नोवेल कोडेक्स है। सबसे जो फेमस पोएम इनमें मिलती है हमें वो मिलती है बियोवुल्फ नेशनल एपिक है। इसके अलावा ड्रीम ऑफ रूड मिलती है। ड्रीम ऑफ रूड के अलावा हमारे पास काफ़ी सारी दूसरी पोएम्स भी हैं और जो इस दौर के पोएट्स थे वो साइनवुल्फ था और कैडमन था। कैडमन को फादर ऑफ इंग्लिश ओल्ड इंग्लिश पोइट्री भी कहते हैं। साइनवुल्फ की जो नाम से काफ़ी सारी 4 पोएम्स जो हैं, अच्छा उस वक़्त के लोग जो थे वो अपने नाम के साथ पब्लिश नहीं किया करते थे अपने वर्क को, तो ये सिर्फ साइनवुल्फ थे जिन्होंने पब्लिश किए हैं अपने वर्क्स को अपने नाम के साथ, वो भी सिर्फ 4 पोएम्स बस। और बाकी तो ये सारी जितनी भी पोएम्स हैं, जैसे अब नेशनल एपिक है बियोवुल्फ हालांकि, लेकिन उसके भी राइटर का हमें कोई पता नहीं है। बीड थे, अल्फ्रेड द ग्रेट थे। बीड वो थे जिन्होंने एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल लिखी है। और अल्फ्रेड द ग्रेट का मैं बता चुका हूँ कि वो बहुत ज़्यादा एजुकेशन को सपोर्ट करते थे, लैटिन से उन्होंने ट्रांसलेशंस वगैरह करवाई। अच्छा, इन सब में जो हमारे पास साइनवुल्फ की हिस्ट्री है, बायोग्राफी है, उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। अलबत्ता जो कैडमन, बीड और अल्फ्रेड द ग्रेट के बारे में हमें काफ़ी कुछ इसमें मिलता है। तो ये थी एंग्लो सैक्सन